सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू अतुल्यम ग्रुप। आपका सबका हार्दिक स्वागत अतुल्यम ग्रुप पे, जहाँ पे कि हम आपके लिए ये नया सीरीज जो हमने शुरू किया है पॉडकास्ट का, जहाँ पे अलग अलग डेवलपर्स जो रेनाउंड डेवलपर्स हैं हिंदुस्तान के, उनके हम रिप्रेजेंटेटिव को आपके लिए लेके आते हैं और उनका विजन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हम आपको प्रेजेंट करते हैं। तो आज हमारे साथ गैलेक्सी ग्रुप, स्वाडी ग्रुप के जो सेल्स हेड हैं प्रशांत जी, वो हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। आई नो यू आर वन ऑफ द बिजिएस्ट मैन, स्टिल आपने समय निकाला। आप आते भी बहुत दूर से, ट्रैवल करके आते हो, तो आपने हमारे समय निकाला। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच राजेश जी, एंड थैंक्स टू ऑल एंटायर टीम ऑफ अतुल्यम कि आप लोगों ने मेरे को मतलब ये पॉडकास्ट हम लोग शूट कर रहे हैं। जो मार्केट में कई टाइप्स के कस्टमर हैं दिल्ली में, जिनके दिमाग में ना स्वाडी हाइट्स को लेके या स्वाडी को सवाल था, ये स्वाडी को लेके ना काफी कंफ्यूजन है। व्हाट इज इनफैक्ट मैंने भी जो बोला वो तो सही प्रोनाउंस किया नहीं गया। आपने लगभग सही प्रोनाउंस किया, लेकिन ये जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है स्वाडी। बेसिकली दिस इज थाई वर्ड। अगर आप थाई लैंग्वेज में देखेंगे ना, स्वाडी कॉल्ड्स वेलकम। अच्छा, यस, स्वाडी कॉल वेलकम्स। तो हमारे बेसिकली वी आर नोएडा बेस्ड डेवलपर्स। सो हमारे अब से पहले नोएडा में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब गैलेक्सी के नाम से थे। अच्छा, ये गैलेक्सी और जो स्वाडी जो है वो एक ही ब्रांड है? yes, लोग थोड़ा ये कंफ्यूजन। ओके, गैलेक्सी और स्वाडी इज द सेम ब्रांड। नोएडा में अब से पहले करीब हम लोगों ने 8 से 10 प्रोजेक्ट बना के डिलीवर्ड करे हुए हैं। वो जितने भी प्रोजेक्ट हैं हमारे, सब गैलेक्सी के नाम से हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जितने भी प्रोजेक्ट हम लोग दिल्ली में लॉन्च कर रहे हैं 1 by 1, वो सब स्वाडी के नाम से है। स्वाडी स्टैंड्स फॉर वेलकम, कॉल्ड यू कैन से नमस्कार। अच्छा, नमस्कार इन थाईलैंड। सो हमारे व्यूअर्स बड़े सारे थाईलैंड गए होंगे तो उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जब आप थाईलैंड में गए होंगे तो आपको किसी ने नमस्ते सत श्री अकाल नहीं बोला होगा, स्वाडी आपको बोला होगा। स्वाडी का ही आपको बोला होगा। बेसिकली लोग समझना चाहते हैं कि क्योंकि थाईलैंड का जिक्र आ गया तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट भी लेंगे, ठीक है। सो ये स्वाडी नाम क्यों रखा गया? कौन आपके प्रमोटर हैं? क्या उनका बिजनेस है? पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह क्या है? बेसिकली हमारी जो कंपनी है, हम लोग में जैसा मैंने आपको बताया कि वी आर नोएडा बेस्ड डेवलपर। सो अब से पहले नोएडा में हम लोगों ने करीब 8 से 10 प्रोजेक्ट जो हैं वो बना के डिलीवर्ड किए हुए हैं, जिसमें से हमारा सबसे एक प्रीमियम प्रोजेक्ट भी है विच इज वी कॉल्ड गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा। तो हमारी कंपनी गौर चौक जो है, एग्जैक्टली नियर बाय गौर सिटी, मेरे ख्याल से वहाँ का तो उस इलाके का सबसे बड़ा, सबसे प्रीमियम और अच्छा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा है। उसके बाद अगर मैं हमारे एमडीज की बात करता हूँ तो हमारे इस कंपनी के चेयरमैन हैं मिस्टर प्रदीप कुमार अग्रवाला जी। ओके। और उनके बेटे हैं मिस्टर शीतल कुमार अग्रवाला जी। सो बेसिकली क्या है कि प्रदीप सर जो थे हमारे, उनका बैंकॉक में, थाईलैंड में, बेल्जियम में हमारा उनका डायमंड का बिजनेस था। तो बेसिकली हमारा जो नोएडा में प्रोजेक्ट्स थे वो गैलेक्सी के नाम से हम लोगों ने डिलीवर्ड करे, और वो ना एक नया नाम देना चाहते, तो इसलिए उन्होंने वहाँ की चीज़ों को यहाँ पे फॉरवर्ड करते हुए देखा कि एक नया ब्रांड नेम हम लोग लेके आते हैं मार्केट में। तो हम लोगों ने दिल्ली में जो प्रोजेक्ट लॉन्च करे, फिर वो स्वाडी के नाम से हम लोगों ने आगे कंटिन्यू करे। अगर आप देखोगे ना तो 2022 से लेके अभी 2025 तक वी आर द ओनली वन जिसने बैक टू बैक कम से कम 10 से 12 प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली दिल्ली में लॉन्च किए हैं, और अभी हम लोग कर रहे हैं लॉन्चेस। 10 से 12 लॉन्च दिल्ली में? एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से डीएलएफ को बीट कर रहे हो दिल्ली में आप लोग। ऐसा तो नहीं है, देखो दिल्ली के अंदर इतने सारे धीरे चीजें एक्सटेंड कर रहे हैं, लाइक वी आर एक्सटेंडेड आवरसेल्फ डे बाय डे। ओके, सो 10 से 12। सो जो प्रमोटर हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं नोएडा में, उनको डिलीवरीज वगैरह हैं, बट ये जो है डायमंड मर्चेंट एग्जैक्टली। अगर आप हमारे किसी भी प्रोजेक्ट का ब्रोशर देखोगे ना, तो ब्रोशर के अंदर ना उनका हमारे कंपनी का पूरा ओवरव्यू है कि व्हाट वी आर, व्हाट वी डिलीवर्ड, सब कुछ उसमें सारी चीजें मेंशन है प्रॉपर। ओके, सो बेसिकली मुझे लगता है कि डायमंड मर्चेंट ना बहुत जल्दी रियल एस्टेट में आते हैं। उसका एक रीजन है कि डायमंड में जो मार्जिन होता है ना, डिस्क्लोज नहीं होता है, कंज्यूमर को पता नहीं होता है। तभी आपके ना पेमेंट प्लान भी बड़े लुक्रेटिव होता है, आप कस्टमर से पैसे मांगते नहीं हो, बिकॉज यू आर अ सेल्फ फंडेड कंपनी। एंड सपोजिंगली कि कोई अगर गोल्ड लेने जाएगा तो आज 70,000 का रेट है, वापसी करने जाएगा तो भी 70 या 60 में ले लेंगे। बिल्कुल। डायमंड कोई अगर 1 लाख रुपए खरीद के आएगा, वापस बेचने जाएगा तो 10,000 में भी नहीं लेंगे, बिकॉज डायमंड का जो प्राइसिंग होता है अनडिस्क्लोज। तो हमारे जो डायमंड के बिजनेस आपने बताया बेल्जियम, थाईलैंड, बैंकॉक एंड हांगकांग। सो दिस वाज यूज्ड टू बी अ सेकेंडरी बिजनेस। रियल एस्टेट का सेकेंडरी, प्राइमरी बिजनेस प्राइमरी अभी के लिए तो रियल एस्टेट है, लेकिन उससे पहले जो हमारा बिजनेस था मेन, वो डायमंड का ही बिजनेस था। ओके, सो यहाँ से अच्छा, दिल्ली में आपने मुझे बताया
कि दिल्ली में बैक टू बैक आपने 10-12 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। आप लोकेशन ज्योग्राफिकली बता सकते हो हमारे? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि सबसे पहले सेक्टर 18 रोहिणी में हमने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा विद द नेम ऑफ स्वाडी 18। ओके, दिस इज प्रॉपर कमर्शियल प्रोजेक्ट जिसमें हमारे पास लोअर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड फ्लोर पे कमर्शियल शॉप्स हैं। उसके बाद हमने अपने कौन सी ईयर की बात करें, हमने कब लॉन्च किया? हमने 2022 में अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया और था। अभी इसका कंस्ट्रक्शन का स्टेज क्या है? कंस्ट्रक्शन लगभग हमारा जो प्रोजेक्ट है अबाउट टू कंप्लीट है, मतलब वी आर गोइंग टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट वेरी सून। ओके, क्योंकि नोएडा वगैरह में मैंने सुना है कि आपने आज तक कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं दिया है, सब टाइम से पहले दिया है। अगर मैं नोएडा की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, दिल्ली में तो हमें 4 से 5 साल ही हुए अभी एंटर करे हुए। अगर मैं नोएडा की मार्केट की आपसे यदि बात करता हूं, तो नोएडा की मार्केट में आप देखोगे ना सर, तो नोएडा में हम लोग ना गैलेक्सी को एक ब्रांड नेम इसलिए जाना जाता है कि हमारी ना कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और जो ऑन टाइम डिलीवरी है ना, मतलब अगर किसी कस्टमर से कोई कमिटमेंट करता है तो बोलता है कि अगर आप गैलेक्सी ले रहे हो ना, तो ऑन टाइम डिलीवरी का ये पक्का एश्योरेंस है आपके पास। तो इसका ये मतलब होगा यार प्रशांत जी कि आपकी कंस्ट्रक्शन क्या इन हाउस है? क्योंकि जब इन हाउस होती है ना, तो ही ये इतनी जल्दी। मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था। ओके, ज्यादातर बिल्डर्स क्या करते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन बाहर से कराते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है आउटसोर्स करते हैं। जैसे डीएलएफ का भी मोतीनगर वाला जो है मिड टाउन वाला, आई सपोज उन्होंने एलएनटी को दिया हुआ है, फिर टाटा प्रोजेक्ट्स को दिया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो ये कंस्ट्रक्शन है सारा इन हाउस का कंस्ट्रक्शन है। हमारे आर्किटेक्ट्स तो थर्ड पार्टी है, लेकिन हमारे जितनी भी कंस्ट्रक्शन है सब इन हाउस की कंस्ट्रक्शन है। तो और इसीलिए हम लोग ना ऑन टाइम डिलीवरी करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। ओके, सो एक आपने बताया मुझे कि आपका सेक्टर 18 वाला है, वो टाइमली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है। उसके अलावा दिल्ली में हमारा एक प्रोजेक्ट जो कि मैंने आपको बताया रोहिणी सेक्टर 18 में है। उसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट है पश्चिम विहार, सबसे प्रीमियम मार्केट उसको बोलते हैं, ज्वाला ईडी मार्केट। वहाँ पे भी हमारे कमर्शियल मॉल है, अच्छा खासा कमर्शियल मॉल है, जो कि बाय एंड ऑफ 2026 वो डिलीवर्ड हो जाएगा। उसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट है एनएसपी, नेताजी सुभाष प्लेस जैसी लोकेशन में, मतलब हब ऑफ ऑफिसेस। हाँ, बिल्कुल, मतलब किसी भी समय चले जाओ, पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी आपको। तो आप पार्किंग दे रहे नहीं दे रहे उसमें? नहीं, हम लोग पार्किंग दे रहे हैं। बिकॉज़ मेरे ख्याल से आपने देखा होगा ना एसपी में, तो पास्ट का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितने भी डेवलपर्स, चाहे यूनिटी वाले लाए, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट है, पार्किंग नहीं दिया उन्होंने। एग्जैक्टली। हमारे प्रोजेक्ट में क्या है, अगर मैं एनएसपी की बात करूं तो लगभग 3500 मीटर्स का हमारा ये प्लॉट है, और इसमें हम लोग 2 बेसमेंट पार्किंग बना रहे हैं। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे हमारी शॉप्स हैं, सेकंड फ्लोर पे बड़े फूड कोर्ट्स हैं, ऑफिसेज हैं, प्रीमियम ऑफिसेज हैं विद बालकनी। उसके बाद थर्ड फ्लोर हमारा सर्विस फ्लोर है उसमें। देन फोर्थ फ्लोर से लेके 18 फ्लोर तक वो हमारे ऑफिसेज हैं। और मतलब आई कैन से प्राउडली कि विद इन 20 डेज और विद इन 30 डेज हम लोगों ने पूरा जो उसके ऑफिसेस थे, 182 ऑफिसेस थे, हम लोगों ने पूरे 100% ऑफिसेस उसके सोल्ड आउट किए। यानी अभी किसी कस्टमर को चाहिए तो उसको ऑफिस नहीं मिलेगा। मतलब सो आप कंस्ट्रक्शन भी आपकी वो है फोर्टे है, और आपका सेल्स भी आपका फोर्टे है कि मतलब क्यों बेसिकली बिल्डर के 3 काम होते हैं, बनाना, बेचना और बसाना। तो 2 चीजों के बारे में तो आपने बोल दिया कि बनाने में भी नंबर 1 है, और बेचने में भी आप लोग बहुत फास्ट आप लोग उसको सेल करते हैं। सो ये इतना फास्ट सेल करने का जो रीजन है, ये मेरे ख्याल से आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू। सो मेरे को लगता है कि जो बिल्डर होंगे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होंगे, बिकॉज बहुत सारे बिल्डर होते हैं रिजिड होते हैं कि मैंने ना बड़े सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है, नॉट टू नेम देम, इंडिया के नंबर 1, 2, 3, 4, बट बहुत रिजिड होते हैं और पोजीशन तक उनकी सेल होती रहती है। और आप ये कह रहे हो कि आपका नेताजी सुभाष प्लेस में ऑफिस है, 182 ऑफिस, और 21 दिनों में आपने बेच दिया। एग्जैक्टली। मैं आपको ना उसके पीछे एक थ्योरी समझाता हूँ। दरअसल होता क्या है कि अगर आप अदर बिल्डर्स में जाते हो ना, तो वो आपसे इनिशियल स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, उस टाइम पे आपसे 40%, 50% जैसा पेमेंट प्लान का आप नोएडा में देखो 50, 25 इनिशियली ही। मतलब अगर आपकी गड्ढे की खुदाई भी नहीं हुई, 50% पहले 50%। कई बार लोग डाउट करते हैं कि यार बनाएगा नहीं बनाएगा, ऑन टाइम डिलीवरी करेगा, और फिर 25 स्ट्रक्चर पे लेते हैं। अब मैं आपको जैसे एनएसपी का एग्जांपल देना चाहूंगा। जो हमारा एनएसपी वाला प्रोजेक्ट है, उसमें हमने ना बड़ा इजी और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान रखा था, विच इज 30-30-40। यू कैन पे 30% नाउ, 30% एट द टाइम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड 40% एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो इसमें क्या है कि यदि आपने हमारे पे 30% पेमेंट इन्वेस्ट करा है, और जिस दिन आप सुपर स्ट्रक्चर तक वो प्रोजेक्ट जाएगा, तो लगभग आपके पैसे का उतना ही एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। तो इजीली उससे क्या होता है कि आप ये बता रहे प्रशांत जी कि किसी ने अगर 1 करोड़ रुपए का ऑफिस लिया, उसका पेमेंट प्लान था 30, तो 30 लाख रुपए उसने दे दिया,
अब अगर उस पे 30% अप्रिशिएशन होता है तो एक 30 का हो गया, लेकिन उसने जो 30 लगाए थे वो 60 लेके निकल गया। 60 लेके निकल गया। देखो सर, बाजार में ना देयर इज मैनी काइंड्स ऑफ कस्टमर्स। कोई ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसको सेल करने के लिए, एक एप्रिशिएशन के लिए उसको बाय करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको एंड यूज करना है। अगर मैं एनएसपी वाले प्रोजेक्ट की बात करूँ ना, तो एनएसपी में हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी 2-3 बड़ी खासियत है कि हमारे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग ना बेसमेंट पार्किंग बना के दे रहे हैं उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो आप एनएसपी में आज के डेट में जितनी भी बिल्डिंग है ना, सारी 15-20 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो न्यूली कंस्ट्रक्शन है। तीसरी चीज़, अगर आप एनएसपी की किसी भी बिल्डिंग के ऑफिस में जाओगे ना, आप उसकी ऑफिस लॉबी या पैसेज देखोगे ना, इट इज समवेयर अराउंड 5 फीट 6 फीट, लेकिन हम जो बना के डिलीवर कर रहे हैं वो समवेयर अराउंड 8 फीट है। ठीक है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट है कस्टमर्स के लिए। थर्ड चीज़ क्या है कि हमारा जो प्लॉट था एनएसपी के अंदर, नेताजी सुभाष पैलेस के अंदर, वो एक आखिरी और इकलौता प्लॉट था जहाँ पर कमर्शियल बन रहा था। इसके बाद अब वहाँ एनएसपी नेताजी सुभाष पैलेस के अंदर कोई भी ऐसा प्लॉट नहीं है जहाँ पे कोई न्यूली कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग बनी। यानी डीडीए ने जो भी लैंड अलॉट करने थे वो सारा हो चुका है, वो आखिरी वाला आपका। बिल्कुल बिल्कुल ओके। और आप लोग 30% इनिशियल पेमेंट लेते हो। मैं इतने सारे बिल्डर्स को जानता हूँ, कोई भी इनिशियल 30% नहीं लेता है। उसका रीजन ये है कि 30% में आपका लैंड कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा है। बिल्कुल। फिर आपका मार्केटिंग है, फिर आपका इंफ्रा है, फिर आपका लॉजिस्टिक है। तो ये काम एक डायमंड मर्चेंट ही कर सकता है कि अपने जेब से लैंड परचेज करके कर सकता है, बिकॉज आपकी तो लैंड कॉस्ट में रिकवरी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, फिर कंस्ट्रक्शन करके फिर अगला पैसा मांग रहे हो। फिर अगला पैसा मांग रहे। दरअसल था क्या कि जब कोई बिल्डर लैंड परचेज करता था ना पहले टाइम में, तो बिल्डर को ना वो लैंड का पेमेंट 10 पार्ट्स में करना होता था। 10 इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट करनी होती थी। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप कोई लैंड परचेज कर रहे हो ना, तो लैंड परचेज का 100% पेमेंट आपको अपफ्रंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने मार्केट की सिचुएशन देखते हुए, दरअसल क्या है ना, हमें ना ऐसा नहीं कि बाजार से पैसा इकट्ठा करना है, हमें क्या है कि कस्टमर तक एक अच्छी चीज़ पहुंचानी है, एक वैल्यू चीज़ देनी है, ताकि कल को उसकी कस्टमर अगर उसमें मान लो उसको उसका एप्रिशिएशन तो आई है, उसके साथ साथ अगर कल को वहाँ पे अपना एक ऑफिस खोले तो उसको भी एक अच्छा लगे कि हाँ, मैंने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है, या जहाँ मैं अपना ऑफिस रन कर रहा हूँ एक अच्छी जगह कर रहा हूँ। तो आपने अभी तक जितनी भी बातें बताई मुझे, वो ब्लू सफायर को लेके बताया, फिर आपने पश्चिम बिहार बताया, फिर आपने एनएसपी बताया। सो आपकी जो एक्सपर्टीज है वो कमर्शियल में है, रेसिडेंशियल में भी है? लेट मी कंप्लीट यू सर। दरअसल क्या है कि अब से पहले हम लोग है ना जितने भी ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने कमर्शियल बनाए हैं, लेकिन नाउ वी आर इनटू ऑल्सो इन फ्लैट्स। ओके, रेसिडेंशियल। ठीक है, रेजिडेंशियल। अगर मैं दिल्ली की मार्केट की आपसे बात करता हूँ, तो दिल्ली की मार्केट में सर आप देखोगे साल 2 साल में ना 1-2 प्रोजेक्ट्स ही हैं जो लॉन्च होते हैं। हाँ, रेरा के वेबसाइट पे देख लो, है ही नहीं मैं उसी पॉइंट पे नोएडा में आते हैं। तो अगर आप देखोगे ना सर, तो आप गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, नोएडा, यू विल गॉट मल्टीपल लॉन्चेस डे बाय डे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ दिल्ली आप देखोगे ना, साल 2 साल में 1-2 प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि दिल्ली में ना लैंड नहीं है। अगर आपको पता होता कि अब से 10 साल पहले की सोनीपत में इतना डेवलपमेंट आना है, तो वहाँ पे लोग बाग एकड़ बीघा लैंड खरीद लेते हैं। आज वहाँ 100 200 गज के प्लॉट नहीं खरीद रहे होते। जितने में 100 गज का खरीद रहे उतने में बीघा खरीद सकते थे। ठीक है, तो अभी क्या है कि दिल्ली में ना लैंड नहीं है, और यदि दिल्ली में लैंड होती तो ऐसा नहीं हो सकता कि द्वारका एक्सप्रेसवे या सोनीपत जो भी आगे एक्सटेंड हो रहा है वो एक्सटेंड होता। अगर दिल्ली में लैंड होती तो वो आगे एक्सटेंड होता ही नहीं। करेक्ट। सो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में आप हैं यहाँ पे दिल्ली में प्रेजेंट? मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ सर। लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में हम लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, विच इज स्वाडी हाइट, लोकेटेड एट लॉरेंस रोड नियर बाय ब्रिटानिया चौक। ओके, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने अभी जस्ट रिसेंटली अपना एक मतलब 1.5 साल पहले एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा है स्वाडी हाइट्स के नाम से, जिसमें 3.29 एकर्स का लैंड बैंक है हमारे पास। और वी आर मेकिंग अ फुल्ली गेटेड सोसाइटी, लाइक वी आर मेकिंग अ वेल मेंटेन्ड सोसाइटी। सी अगर आप दिल्ली में देखोगे ना सर, तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स, जैसे मैं बात करता हूँ रोहिणी, पीतमपुरा, अशोक विहार, त्रिनगर, अगर मैं इन लोकेशंस की बात करता हूँ ना, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स फ्लोर में रहते हैं, फ्लोर्स में रहते हैं। और जो कस्टमर फ्लैट्स में रहना चाहते हैं उनके पास ना एक बजट सेगमेंट का बहुत बड़ा फ़र्क आता है, या फिर मतलब एक कहीं ना कहीं उनके बजट का इशू आता है। तो एक हम लोग ना दिल्ली के अंदर एक बजट फ्रेंडली ये एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जहाँ पर अभी के लिए जो स्टार्टिंग है वो
अप्रॉक्स 4 CR से स्टार्टिंग है। अच्छा, 4 करोड़ से स्टार्ट 4 करोड़ से वो स्टार्ट होता है। और जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं ना सर, यू विल गेट ऑल द एमिनिटीज लाइक जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, कम्युनिटी हॉल, टेनिस कोर्ट, लाइब्रेरी, जिम्नेजियम। You will get all the amenities which you will get in a high-rise luxury apartment. ओके, सो बेसिकली आपने जो कहा, ये मेरे भी बड़े सारे क्लाइंट्स वगैरह हैं, उनका क्वेरी रहता है कि यार वो पीतमपुरा में ना 8 करोड़ के फ्लोर में रह रहे हैं जी, लेकिन अनसिक्योर्ड है, सिक्योरिटी नहीं, कि जिस दिन वो अपना लॉक करके जाएंगे कोई है नहीं उनके पास, ठीक है। दूसरा कि उनके बच्चे खेलने के लिए कहाँ उतरेंगे, तो जब उतरेंगे सड़क पार करके जा रहे हैं, ठीक है, तो वो एक सिक्योरिटी नहीं है, एक सेंसिबिलिटी नहीं, तो कह रहे यार 8-8 करोड़ के फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन फ्लोर्स में रह रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत है, तो उनका ये कहना होता है कि यार बड़े सारे लॉन्चेस दिल्ली में होते ही नहीं है, तो हम शिफ्ट कहाँ होते। बट आपने एक बड़ा प्राइस रेंज बताया कि ये 4 करोड़ रुपए में आप फ्लैट दे रहे हो, यानी वो जो फ्लोर से वो आधे रेट में दे रहे हो, तो यहाँ पे हमारा क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा? सर अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो हमारे पास इसमें ओवरऑल 336 अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो अपार्टमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से कि जो इसकी स्टार्टिंग है वो 2271 स्क्वायर फीट है, विच इज़ 3 BHK प्लस स्टोर प्लस मंदिर एरिया, विच इज़ वेरी परफेक्ट फॉर अ स्मॉल फैमिली आई कैन से। और इसके बाद जो हमारा एक साइज़ है वो है 2552 स्क्वायर फीट, विच इज़ 3 BHK प्लस स्टडी। उसके अलावा हमारा एक साइज़ है 2645 स्क्वायर फीट जो प्रॉपर 4 BHK है। अगर आप हमारी साइट विजिट करोगे तो वहाँ पे हम लोगों ने सैम्पल फ्लैट भी बनाया हुआ है अपने उस साइज़ का 4 BHK का। इसके अलावा हमारा एक सबसे प्रीमियम टावर है डायमंड टावर। आई कैन प्राउडली से कि वो एज ऑफ नाउ टावर भी डायमंड के नाम पे रखा है, डायमंड के नाम के रखे हैं, एंड आई कैन से प्राउडली कि जो हमारा डायमंड टावर है उसमें 24th फ्लोर है और ओवरऑल 72 अपार्टमेंट्स हैं, और एज ऑफ नाउ डायमंड टावर इज फुल्ली सोल्ड आउट। ओके, यस, मतलब विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर हम ऑलमोस्ट अपना 70% इन्वेंट्री अभी तक सोल्ड आउट कर चुके हैं। ओके, हाँ। सो बेसिकली इसमें जो आपके फ्लैट्स वगैरह आ रहे हैं, आपने बताया सारी एमिनिटीज वगैरह आप बाहर दोगे, स्विमिंग पूल, क्लब, जिम। फ्लैट के अंदर भी कुछ ये सेमी फर्निश्ड है? मैं आपको बताता हूँ सर। आप दिल्ली में अगर आप देखोगे ना तो कस्टमर की अपनी अलग अलग चॉइसेस हैं। कोई बोलता है मेरे को बियर शेल चाहिए फ्लैट, कोई बोलता है कि आप मेरे को रॉ देना। लेकिन हमने क्या किया है कि एक सोसाइटी को प्रीमियम और सिमिलर लुक देने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका जो फ्लैट है ना उसको पूरा सेमी फर्निश करके दे रहे हैं। मतलब आपको अपना फर्नीचर अपने पसंद का लेके आना और रहना स्टार्ट करना है। मतलब आपका जो फ्लैट है उसको पूरा हम लोग VRV AC, किचन में पूरा चिमनी, RO होब वगैरह सब सारी चीज़ें, आपके बेडरूम्स में अलमीरा। तो आई कैन से सर प्राउडली कि हम लोग जो इसमें इसको कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं ना, हम लोग इसके फ्लोर में इटालियन मार्बल लगा के दे रहे हैं। तो अगर आप हमारा सैम्पल फ्लैट विजिट करोगे ना तो होता क्या है कि अदर बिल्डर्स में आप देखोगे ना सर कि वो लोग दिखाते तो 21 है लेकिन देते 19 है। लेकिन अगर आप हमारा कंपैरिजन करोगे ना तो आप देखोगे हम जो दिखा रहे हैं ना उससे भी आपको 1-2 प्लस ही मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा। तो आई कैन मस्ट से टू ऑल द व्यूअर्स कि आप हमारा एक बार सैम्पल फ्लैट ज़रूर विजिट करें, जो हम लोगों ने स्वाडी हाइट्स पे अपना सैम्पल फ्लैट बनाया हुआ है। नाउ बेसिकली आपने फ्लैट का बताया कि बाहर आपके सारे एमिनिटीज होंगे जी, अंदर आप सेमी फर्निचर हो, मेरे हिसाब से तो फुल्ली फर्निश्ड है, सिर्फ फर्नीचर नहीं, वार्डरोब है इसमें, हाँ वार्डरोब तक भी है, तो यानी फुल्ली फर्निश्ड की सेगमेंट में आ गया वो। अब बट इसकी कनेक्टिविटी कैसे है, कहीं दूर आइसोलेटेड प्लेस में? तो मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं सर। दिल्ली में एक जगह है सर जिसको ना मतलब अगर आदमी कोई दिल्ली में नहीं भी रहता है ना वो भी जानता होगा कि पीतमपुरा। वी आर ओनली जस्ट, पुराने जमाने से जानते हैं हम, तो दिल्ली में नहीं रहते ना। हाँ, टीवी टावर, दूरदर्शन, बिल्कुल। तो आप देखोगे ना सर दिल्ली में दो जगह ऐसी हैं जिनको ना मोस्ट ऑफ दी, अगर कोई आदमी दिल्ली में नहीं भी रह रहा है वो तब भी जानता है। एक जगह है पंजाबी बाग और दूसरा है पीतमपुरा। तो वी आर जस्ट 10 मिनट्स अवे फ्रॉम पीतमपुरा एंड जस्ट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम पंजाबी बाग। तो हमारी जो लोकेशन है, वी आर द ओनली वन बिल्डर जो रिंग रोड के सबसे नज़दीक अपना ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। आप देखोगे ना वी आर जस्ट ओनली 100 मीटर्स अवे फ्रॉम रिंग रोड। अगर आपने सुना होगा ब्रिटानिया चौक के बारे में, तो ब्रिटानिया चौक का जो राउंड अबाउट है उससे मात्र 2 मिनट के डिस्टेंस पे हमारा ये प्रोजेक्ट है टोटल जी। तो बेसिकली प्रशांत जी, आपने बताया कि इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, फुल्ली फर्निश्ड करके आप दे रहे हो, एमिनिटीज सारी दे रहे हो। बिल्कुल। तो यहाँ पे और भी डेवलपर्स हैं आपके अलावा, लाइक DLF हो गया, बिल्कुल,
वो जो अपना यूनिट दे रहे हैं, जो साइज आपने बताया उसी साइज में वो तकरीबन 7 का दे रहे हैं जी। मूवमेंट्स मॉल के बारे में आइडिया होगा आपको, तो टूट के वहाँ पे फ्लैट बन रहा है इसी साइज में, जिसमें आप 4 करोड़ रुपए का दे रहे हो, वो 8 करोड़ रुपए का दे रहे हैं। तो ना एक डाउट क्रिएट होता है कि यार ये मतलब ये लोग जो हैं ये 8-8 करोड़ का बेच रहे हैं, व्हाई गैलेक्सी और स्वाडी ग्रुप इज सेलिंग दिस प्रोडक्ट एट हाफ ऑफ द प्राइस, सिर्फ आधे प्राइस पे क्यों बेच रहे हैं? सर मैं इसमें ना आपको एक थोड़ी सी लाइक टेक्निकल मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दिल्ली में अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ना आपको ना बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है दिल्ली में। अगर आप हाई राइज की बात करते हो ना, तो दिल्ली में आपके पास ही बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। अब उसमें चीज़ें क्या है कि अगर आपको इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपको पीछे से लैंड सस्ता मिला है तो फिर आप आगे उसको ऑब्वियस है कि सस्ता ही बेचोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं ये डाउट है कि मान लो अदर जो बिल्डर्स हैं वो 8 करोड़ का सेल कर रहे हैं और हम लोग 4 करोड़ का सेल कर रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि हम ना अपने कस्टमर को अप्रिशिएशन देते हैं। अगर आज मैं यही फ्लैट 8 करोड़ रुपए का सेल करूँगा तो मेरे कस्टमर को अप्रिशिएशन क्या मिलेगा? अगर आप अब से 5 साल पहले 7 साल पहले जो भी प्रोजेक्ट इस टाइम पे रेडी टू मूव इन की स्टेज पे, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली हाई राइज अपार्टमेंट्स, जो भी प्रोजेक्ट इस टाइम पे अभी रेडी टू मूव इन की स्टेज पे हैं, अगर आप उनका स्टार्टिंग इनिशियल देखोगे ना सर, तो लगभग करीब सेम इसी रेट पे ही वो ट्रेड हुए हैं। हाँ, स्टार्टिंग में यही प्राइस था। तो होता क्या है कि जब प्रोजेक्ट इनिशियल लेवल पे होता है तो उसकी ये चीज़ें होती हैं, और जब वो एक आगे एक ग्रोथ कर लेता है या उसका जब एक कंस्ट्रक्शन स्टेज एक अच्छा लेवल आ जाता है, उस टाइम पे ऑब्वियस है कि जो कस्टमर हमारे पे यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ऑब्वियस है कि आने वाले समय में दे विल गेट मच गुड एप्रिशिएशन। सो आप हाफ प्राइस में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सेम देने वाले हो? 100%। जो वो कंस्ट्रक्शन टार्क करेगी, जो डीएलएफ करेगी, वही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होगी सर। हमारी प्रॉपर 100% माइवन कंस्ट्रक्शन है। ओके। और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हम लोग ब्रिक वर्क नहीं करके दे रहे हैं। 100% माइवन कंस्ट्रक्शन है। डबल हाइटेड लॉबी है, पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, 2 बेसमेंट पार्किंग है, ग्राउंड पे पार्किंग है। और जैसा भी आपने अपने पहले जिक्र किया कि फ्लोर में यदि कोई रहता तो उनके बच्चे खेलते हैं सड़क पे, इन चीज़ों की ना सेफ्टी सिक्योरिटी। आपके बच्चे यहाँ इस सोसाइटी में जो हमारा पार्क एरिया है, जब उस पर खेलेंगे कूदेंगे ना, आई कैन से कि 0 व्हीकल मूवमेंट होगा उसमें। अच्छा, ऊपर व्हीकल मूवमेंट नहीं है? बिल्कुल। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है सर हमारा पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसपे क्या है कि पार्क वाले एरिया पे कोई भी किसी तरीके का गाड़ी का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। ये जो लैंड है हमें कहाँ डीडीए से मिला हुआ है, कैसे एक्वायर किया हमने? सर इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूँगा। गैलेक्सी के साथ ना एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोग या तो लैंड लेते हैं ऑक्शन में, बिड में, या फिर हम लेते हैं हाई कोर्ट से, जिसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी का पीछे का लीगल सारा टाइटल क्लियर मिलता है। तो हमने जो लैंड है 2023 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बिड से हम लोगों ने ये लैंड बाय किया था। अच्छा, सीबीआई जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वहां से आपने बिड पे लिया? हमने ये लैंड बाय किया था उससे बिड में। तो हमने तब इसका नवंबर 2023 में इसका रेरा आया, और उसके बाद फिर डे बाय डे चीज़ें। अगर मैं आपको इसकी सराउंडिंग की बात करूँ, तो ये जो लैंड था मतलब सीबीआई के पास था, तो ये किसका था? ये नेफिड की लैंड थी पहले, जो कोल्ड स्टोरेज वाली होती है। एग्जैक्टली, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था। जो कोल्ड स्टोरेज थे पहले नेफिड के, और भी यहाँ पे दिल्ली में 1-2 लैंड्स हैं। तो ये जो लैंड थी वो नेफिड की लैंड थी। नेफिड से फिर वो सीबीआई में ऑक्शन में आई, और फिर उसके बाद गैलेक्सी ने इसको परचेज किया। ओके। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि जब आप ऑक्शन में परचेज करते हो तो आपको लैंड बाइंग सस्ती मिलती है, और जो लैंड बाइंग आपको सस्ती मिलती है तो मार्जिन अपने पास ना रख के आप कंज्यूमर को ट्रांसफर कर देते हैं। दिल्ली में सर 1-2 छोटी प्रॉब्लम्स और हैं। जैसे अगर आप देखोगे ना, दिल्ली में कस्टमर्स के पास पैसा तो है, लेकिन उनके पास ना एक सही जगह इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। मतलब आदमी के पास पैसा तो है, लेकिन उसको ये नहीं पता, राइट वे नहीं पता कि मेरे को इन्वेस्ट कहाँ करना है। ठीक है। तो अब है क्या कि अगर आप बाज़ार में देखोगे ना, यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस। अगर आप रोहिणी जाते हो तो आपको वहाँ पे भी बिल्डर फ्लोर के ऑप्शन है। आप कीर्ति नगर, मोती नगर, हर जगह, इनफैक्ट शादीपुर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन इट्स ऑल अबाउट बजट, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। बजट फ्रेंडली जो हम लोग ना यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं। इसके सराउंडिंग में एक चीज़ और है कि हमारे प्रोजेक्ट की जो एंट्री है उसके जस्ट सामने डीडीए का एक पार्क है, जिसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। इट इज़ समवेयर अराउंड 2.89 एकर्स ऑफ लैंड बैंक।
जिसको हम प्रॉपर ग्रीन एरिया बना के देंगे, पार्क पूरा वेल मेंटेन डेवलप करके देंगे। ओके प्रशांत जी, जैसा आपने कहा कि ये लैंड आपने नेफेड से लिया हुआ है, यानी आई एम श्योर दिस इज इनटू द इंडस्ट्रियल एरिया। यस, विद दिस एक सवाल उठता है जी कि कोई भी बंदा इंडस्ट्रियल एरिया में रहने के लिए क्यों आएगा? वो भले ही ज़्यादा प्राइस दे के कहीं और रह लेगा, आपको लैंड सस्ता मिला है, ठीक है, आप उनको सस्ते में चीज़ें दे रहे हो, ओके जस्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन कोई इन्वेस्टर पैसा कमाएगा, जो आपने कहा वो भी बिल्कुल ट्रू है कि जैसे आपके एनएसपी में लोगों ने कमाए 30 लगा के 60 कमाए उन्होंने, यहाँ पे भी कमाएंगे वो, ठीक है। बट मैं एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि कोई भी एंड यूजर इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों, ऑलरेडी दिल्ली इतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेटेड है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों आएगी? मैं आपको इसके बारे में सर बताना चाहूँगा। जो हमारी लोकेशन है ना, अभी इस लोकेशन के आसपास में ऑलरेडी 2 से 3 प्लॉट ऐसे हैं जो ना आप देखना सर, साल आने वाले साल 2 साल के अंदर ना यहाँ पे 110% ना आप देखना दिल्ली की जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वो सब शिफ्ट होके आउट ऑफ दिल्ली जा रहा है। Okay. आप जैसे मैं बात करता हूँ मायापुरी, हाँ, मायापुरी का जितना इंडस्ट्रियल एरिया है सब दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से डीएलएफ सर्वे कर रहा है उस पूरा लैंड को एक्वायर करने के लिए। बिल्कुल कुछ 45 एकड़ का लैंड है वो। बिल्कुल। अगर आप जैसे मैं आप डीएलएफ का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो मोती नगर और कीर्ति नगर वाला एरिया, अगर आपको पता होगा सर, बीसीएम और कैंपा कोला का होता था। एग्जैक्टली, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। अब से 10 साल 15 साल पहले आप देखोगे ना, वो भी सारा इंडस्ट्रियल एरिया ही था। लेकिन होता क्या है कि जब वहाँ पे कोई एक बिल्डर एंटर कर जाता है, तो उसके बाद आप देखना साल 2 साल में कोई ना कोई एक ना एक लॉन्चेस आते रहते हैं। जैसे हमारे पास में एक ब्रिटानिया की बहुत ही फेमस ब्रिटानिया के नाम से गुजरते थे तो खुशबू आती थी, बिस्किटों की खुशबू आती थी। तो हमारे लैंड के जस्ट 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही ब्रिटानिया की फैक्ट्री है। इट इज समवेयर अराउंड 6 एकर्स ऑफ लैंड बैंक। आप देखना सर, साल 2 साल में ना 110% यहाँ पे कोई ना कोई रेजिडेंशियल ही लॉन्च होगा ही होगा। उसके बाद मॉडर्न ब्रेड एक फैक्ट्री है हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो आप देखना वहाँ पे भी कोई ना कोई साल 2 साल में 100% कोई रेजिडेंशियल निकल के आएगा। और आप देखना जिस टाइम तक हम इस प्रोजेक्ट का पोजीशन करेंगे, उस टाइम तक ना ये नियर बाय का सारा एरिया 110% पूरा एकदम डेवलप हो जाएगा। ओके, सो आप ये कह रहे हो कि गवर्नमेंट इकट्ठे इंडस्ट्री को बाहर ना करे, क्योंकि उसमें बीच में दिक्कत हुई थी, जैसे 2001 में जगमोहन जी जब मिनिस्टर होते थे, सीलिंग का दिक्कत हुआ था। तो आप कह रहे हो कि फेज वाइज दिल्ली को, ताकि लोगों को ब्रिटानिया के बिल डाल दिया, उसको धीरे धीरे बाहर दिल्ली से निकाल रही है। तो यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये एज इट इज इंडस्ट्रियल नहीं रहने वाला, ये प्योरली रेजिडेंशियल में कन्वर्ट होगा। सर आप मैं मतलब आपके जो भी कस्टमर यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करेंगे उनको ये बता देना चाहूँगा कि आप तो हमारे से 1 फ्लैट 2 फ्लैट 5 फ्लैट की बाय करोगे। करेक्ट। लेकिन हमारे लिए ना आप ही 336 कस्टमर हैं जिनको हमें जवाब देना है। और दूसरी चीज़ ये है सर कि आप तो हमारे से 2 4 5 फ्लैट ले रहे हो, लेकिन आप ऐसे समझो कि हमारे इस प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 1400 करोड़ है। ठीक है, तो आपसे पहले तो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। करेक्ट। तो हम आपकी रिसर्च की टीम ज्यादा बड़ी होगी, 1400 करोड़ पे। अगर कोई एज ए कंज्यूमर है वो 1-1.5 करोड़ 4 करोड़ का फ्लैट खरीद रहा है, अगर 5 भी खरीद रहा है तो 20 करोड़ खरीद रहा है, तो 1400 करोड़ रुपए लगाने से पहले आपने ये जरूर रिसर्च किया होगा। तो ये सारी चीजें, तो मॉडर्न ब्रेड वगैरह बताया आपने, ब्रिटानिया बताया, तो सारी यहाँ पे एक बैंक्वेट भी है। हाँ बिल्कुल, B2 करके एक बैंकेट है जो पहले बैंकेट हॉल होता था, और अब वहाँ पे उसको मतलब उसको डिमोलिश करके वहाँ पे एक न्यू कमर्शियल वहाँ पे डेवलप होने जा रहा है। ओके, सो आप ये कहते हो कि जंगल में ही मंगल होता है, राइट? तो यहाँ पे अभी वो सारी चीजें नहीं है, और जैसे जैसे होंगी इसके प्राइसेस और अप्रिशिएट होंगे, होते चले जाएंगे। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन कि अगर एक इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है स्टार्टिंग में, आपको पेमेंट प्लान क्या है? पेमेंट प्लान मैं अगर सर पेमेंट प्लान की बात मुझ जैसा कोई गरीब आदमी ले सकता है इसमें? जो मैं आपको एक मतलब इस प्रोजेक्ट की एक खासियत और है जो मैं आपको बता देना चाहूँगा। हमारा जो पेमेंट प्लान है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा 70% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारा पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर कोई कस्टमर लोन के लिए लाइक वो उसके पास 10% या 15% जैसा अमाउंट है जो वो दे के अपना एक फ्लैट बुक करना चाह रहा है, और बाकी धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना चाह रहा है, तो हमारा ना एक बड़ा इजी पेमेंट प्लान है। 35 नाउ, 35 एट द टाइम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर और 30% एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो कोई कस्टमर जो यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं वो सिर्फ एक 10% का अमाउंट देंगे, और जो रेस्ट ऑफ द 25% पेमेंट है वो हमारे साथ 27 बैंक्स
इसमें ऑलरेडी हैं, जिससे वो 27 बैंकों के इम्पैनलमेंट किया। बिल्कुल बिल्कुल 27 बैंक से हमारे प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हैं। यानी अगर मेरे पास 4 करोड़ नहीं है तो मैं 40 लाख रुपए देके खरीद सकता आप अपना यहाँ पे यूनिट बुक करा सकते हो, और रेस्ट ऑफ द 25% पेमेंट आप बैंक से लोन लेके उसको कंप्लीट कर सकते हो। एक इसमें इशू है प्रशांत जी कि जैसे मैंने बैंक से लोन ले लिया, जी। आपके ना हर स्लैब डलते रहते हैं, जी। हर स्लैब पे आप बैंक को डिमांड भेज देते हो, वो आपको पैसा देता है और मेरे पे ना इंटरेस्ट पड़ता रहता है, ईएमआई भरता रहता हूँ मैं। तो क्या हर स्लैब पे आप पैसा मांगते हो बैंक से? इसमें इस तरीके से है सर कि जैसे आपको 10% पेमेंट अभी करना है, 25% पेमेंट बैंक करेगा, उसके बाद एट द टाइम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर फिर बैंक से उस पेमेंट के बाद आप कुछ डिस्बर्समेंट नहीं करोगे? नहीं उस तो यानी कि जो आपने फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान कंज्यूमर को दिया है 35-35-30, अगर बैंक से भी लोन ले रहे हैं तो अपना 10% देके 25 आप बैंक से लोन, नेक्स्ट डिमांड सुपर स्ट्रक्चर पे आएगी। उस टाइम पे भी फिर कस्टमर को 10% सबसे बड़ा रीजन है उस टाइम पे 10% पेमेंट फिर कस्टमर अपनी पॉकेट से देगा और 25% फिर उसको बैंक रिलीज करेगी। और सेम एज इट इज ही एट द टाइम ऑफ पोजीशन होगा कि 5% कस्टमर अपने एंड से पे करेगा और 20% उसको बैंक रिलीज करेगी। होता क्या है, बैंक का क्लॉज है सर एक कि 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी पे सिर्फ बैंक 75% तक ही फाइनेंस करता है, तो 25% तो कंज्यूमर को अपनी पॉकेट से देना, और रेस्ट बोलते हैं ओनर्स कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। बिल्कुल ये चीज है। ओके, सो बेसिकली कि इसमें बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है, बैंक के थ्रू लोग लोन ले सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अच्छा 4 करोड़ का जो आपका ये प्राइस है, ये बॉक्स प्राइस है, इसमें अदर चार्जेस होगा, सब कुछ इंक्लूडेड है? कई बार कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूज होता है कि 4 करोड़ बोल के जब उसका कॉस्ट शीट आता है ना तो 5.5 करोड़ आता है, 1.5 करोड़ रुपए का अदर चार्ज। मैं आपको बताता हूँ, जो 4 CR है हमारा, ये 2271 स्क्वायर फीट का स्टार्टिंग प्राइस है। इसके अलावा यदि कोई कस्टमर पार्क फेसिंग फ्लैट लेता है तो उसको 5% एक्स्ट्रा पीएलसी, अगर मैं पीएलसी को प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस के उसको 5% पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे यहाँ पे ना फ्लोर प्रेफरेंस की कुछ छोटी सी एक पीएलसी है, वो 0 से 200 रुपीज़ है। अगर आप लेट से कि आप फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट ले रहे हो तो आपको 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा देना है, आप सेकेंड फ्लोर पे ले रहे हो तो 180, और इस तरीके से 20-20 रुपए लेस होता जाएगा। ठीक है। और 10th फ्लोर पे जाके वो 20 रुपए हो जाएगा, 11 से लेके 15 के बीच में 0 है, देन 16 से फिर 20 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, फिर ऊपर को इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके। इसके अलावा एक तो हमारी पार्क पीएलसी है, यदि कोई कस्टमर पार्क पीएलसी नहीं देना चाह रहा है तो वो नॉन पार्क फेसिंग फ्लैट भी ले सकता है, जो हमारे पास ऑप्शन है। यदि वो फ्लोर पीएलसी नहीं देना चाह रहा है तो विदाउट फ्लोर पीएलसी का ऐसे ऑप्शन है हमारे पास। इसके अलावा जो हम लोग बेसमेंट पार्किंग बना रहे हैं, हमारे पास इस प्रोजेक्ट में अप्रॉक्स 800 पार्किंग्स हैं अगेंस्ट 336 फ्लैट। यस अगेंस्ट 336 फ्लैट हमारे पास 800 पार्किंग्स हैं। एवरेज 3 के आसपास आ गए, एवरेज 2-3 के आसपास पार्किंग एक कंज्यूमर ले सकता है हमसे, क्योंकि दिल्ली में ट्रेंड है ज़्यादातर कि हर किसी को अपनी अपनी अलग अलग पर्सनल गाड़ी चाहिए। तो इसमें ना हम लोगों ने पार्किंग के भी चार्जेस रखे हुए हैं। 5 लाख रुपीज़ हम लोग चार्ज करते हैं कवर्ड पार्किंग का, 8 लाख रुपीज़ हम चार्ज करते हैं बैक टू बैक 2 गाड़ियों का, और हमारे पास एक ऑप्शन और है 7 लाख रुपीज में हम लोग को मैकेनिकल पार्किंग दे रहे हैं। अच्छा, जो मॉल्स वगैरह में होता है हाइड्रोलिक वाला होता है कि आपने अपना लगा लिया और उसके ऊपर आपकी दूसरी गाड़ी दैट्स ग्रेट। तो ये वो गाड़ी कभी कभी निकालनी होती है, डेली जानी होगी, तो अपना पार्किंग भी आपका सस्ता पार्किंग भी हो जाता है। ये चीज, तो ये सारे चार्जेस हैं। और इसके अलावा आपका आई एम श्योर स्टैम्प ड्यूटी होगा, जो सर जो देखो जो गवर्नमेंट का खर्चा है 5% जीएसटी का, वो है ही है। इसके अलावा जो आप रजिस्ट्री कराओगे, आईएफएमएस भी लेते हो आप लोग? आईएफएमएस हम लोग चार्ज करते हैं 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओके, सो वो जैसे ट्रेंड है कि आप अभी कलेक्ट करोगे और आरडब्ल्यू को दे दोगे, अगर आरडब्ल्यू में फॉर्म करेगी तो बिल्कुल। सो बेसिकली प्रशांत जी, मान लीजिए कि 40 लाख रुपए मैंने 10% का अमाउंट दिया, उस पर मैंने लोन करा लिया, मैंने बैंक का ब्याज भी भर दिया, ठीक है, तो मान लो 20 लाख रुपए मैंने भर दिया, ठीक है। जब आप स्ट्रक्चर का टाइम आता है, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर मैं, क्योंकि बैंक के पैसे से मैंने एंट्री की थी, अब मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, क्या मुझे कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, संभावना है? सी सर, आई एम इनटू रियल एस्टेट फ्रॉम लास्ट 15 years। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो तब तक हम बैंकिंग कर रहे थे, हम आपका हिसाब किताब बना रहे थे। ठीक है, तो मतलब ये मेरा एक तजुर्बा है कि आदमी का कद चाहे कितना भी बड़ा हो, आने वाला कल किसी ने नहीं देखा, ना आपने देखा है मैंने देखा। हमारे फ्यूचर पास्ट डिफरेंस है, अपनी एक अजम्पशन होती है कि अगर आज मैं इस रेट पे बाय कर रहा हूँ तो इन फ्यूचर जब इसका सुपर स्ट्रक्चर होगा या इसका पोजीशन होगा तो मैं एक अच्छे रेट पे इसको, अगर मैं एज ए इन्वेस्टर इसको बाय कर रहा हूँ तो इसको एक अच्छे रेट पे मैं इसको सेल कर पाऊँ। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि जिस टाइम पे इसका पोजीशन आएगा तो जो आपकी बाइंग प्राइस होगी उससे करीब आप 1 CR या 2 CR प्लस में उसको बड़े इजीली उसको आप सेल कर सकते हो।
ओके जी। सो यानी कि मतलब एटलीस्ट 2x करके तो अपना पैसा मैं जरूर निकलूंगा बिल्कुल स्ट्रक्चर पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स ग्रेट यार। सो थैंक यू सो मच प्रशांत जी फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत सारा, क्योंकि 15 साल का आपका तजुर्बा है तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इस रियल एस्टेट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, और आपके प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि कोई ब्रांड क्यों 8 करोड़ का बेच रहा है, कोई 4 करोड़ का क्यों बेच रहा है, लोकेशन को लेके बहुत सारी दिक्कत है। तो आई एम श्योर जिन सवालों का आपने जवाब दिया, बड़े बेपाकी से जवाब दिया, तो हमारे व्यूअर्स को सारे सवालों का आंसर मिल गया होगा। और अगर आप भी इस फ्लैट में अपने लिए एज अ एंड यूज़र के हैसियत से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और या एज अ एंड यूज़र आना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रशांत जी इज़ अ सेल्स हेड, तो आपको यहाँ पे अच्छे से ग्रीट किया जाएगा, सारी चीज़ें की जाएगी। एंड ही इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव काइंड ऑफ पर्सन। ही इज़ द ओनली पर्सन जिनके पास सारी फ्लेक्सिबिलिटी उपलब्ध है। जो इन्होंने प्रमोटर का नाम बताया प्रदीप कुमार अग्रवाल जी का, तो सिर्फ प्रशांत जी ऐसे हैं जिनकी सारी बातें मानी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो कुछ अगर पेमेंट प्लान में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह आपको चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, ही होल्ड्स द एंटायर अथॉरिटी ऑफ द डिस्काउंटिंग ऑल्सो। तो आप आई एम श्योर आप निराश नहीं करोगे कंज्यूमर को डिस्काउंटिंग के टर्म में। तो आप जरूर संपर्क कीजिएगा, प्रशांत जी से जरूर मिलिएगा। सो थैंक यू सो मच प्रशांत जी फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने सारी डिटेल डाल रखी है। हमने अपने वेबसाइट का लिंक डाल रखा है, इसके अलावा हमारा इंस्टा का लिंक है, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डाल के रखी हुई है। तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा, नंबर्स भी हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी किसी भी समय अगर आपके पास हो कभी भी, तो हम आप 24 घंटे में कभी भी हमें कॉल कर सकते हो।